सो लास्ट लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट सीखा था। बस एक बार देख लो डॉट प्रोडक्ट एग्जैक्टली कैसा करेंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये डेफिनेशन है। यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में लिखा है वो कार्टेशियन सिस्टम में कैसा करना है वो। ठीक है, अभी इसके बाद डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है डॉट प्रोडक्ट का, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल इवैल्यूएट करना। ठीक है, मैं बोल दूंगा सपोज एक वेक्टर है मेरा ए वेक्टर, इट इज गिवन बाय a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, and your b vector is given by b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap। बेसिकली ये सारे कंपोनेंट्स है। a1 ए वेक्टर का x कंपोनेंट है, a2 y कंपोनेंट है और a3 z कंपोनेंट है। मैंने बताया था i cap इज नथिंग बट जो यूनिट वेक्टर अलोंग x, j cap इज यूनिट वेक्टर अलोंग y एंड k cap इज यूनिट वेक्टर अलोंग z। ठीक है, अभी हमें इतना पता है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर it is given by magnitude of a into magnitude of b into cos थीटा। ठीक है, जहां पे थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है, और हमें यह भी पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट है कार्टेशियन सिस्टम में डॉट प्रोडक्ट कैसे कैसे इवैल्यूएट करते हैं हम। आई के कंपोनेंट को आई के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस जे के कंपोनेंट को जे के कंपोनेंट के साथ, प्लस के कंपोनेंट को के कंपोनेंट के साथ। तो इस केस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये आपका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहां से मैं इक्वालिटी लगा दूंगा कि मॉड a इंटू मॉड b इंटू कॉस थीटा, ये इक्वल होना चाहिए a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 के, प्लस a3 b3। ओके, सो यहां से cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से cos थीटा आ जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 द होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं कार्टेशियन सिस्टम में। इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्या बन जाएगा, इट इज सिंपली नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर हो जाएगा इस केस में स्क्वायर रूट ऑफ b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। ठीक है, तो वही चीज मैं यहाँ पे भी डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 द होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a के बदले में लिख दूंगा स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इनटू यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। अगर मुझे cos थीटा का वैल्यू आ गया है, कहना से मुझे थीटा का वैल्यू आ गया है, सो रिप्रेजेंटेशन के लिए थीटा को ऐसे लिखते हैं, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ। ठीक है, cos रेज टू -1 नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है, किसी एंगल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे यही चीज लिख दो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 द होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। दैट्स इट। सो ये आपका ओवरऑल फॉर्मूला निकल के आ जाता है थीटा के लिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो ये हम डॉट प्रोडक्ट से इजीली निकाल सकते हैं। सब लोग को इतना क्लियर है? सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, एक एग्जांपल ले लेंगे इसी चीज में। एग्जांपल क्या हो जाएगा, यो ए वेक्टर कुछ भी ले लो, ए वेक्टर इज 2i cap minus 11j cap and your b vector is nothing but 3i cap minus 4j cap plus 7k cap। ठीक है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर फाइंड करना है। तो मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे के साथ कुछ दिया नहीं है, इसका मीनिंग की के कंपोनेंट इसका 0 है, समवॉट लाइक दिस। ठीक है,
चलो तो अभी जो ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, इस कॉन्सेप्ट से हम इसका एंगल फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो साइड बाय साइड में मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैलकुलेट कर ही लेता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा इस केस में स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। -11 का स्क्वायर तो 11 के स्क्वायर के बराबर ही था, और यहाँ पे तो 0 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं। तो वो क्या हो जाएगा इस केस में, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और 11 का स्क्वायर बन जाएगा 121। सो ये चीज हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 125। ठीक है, थोड़ा इसे चाहिए तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसे, इसे लिख सकता हूं मैं स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 5। तो ये चीज बन जाएगी आपकी 5√5। बस थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया है, काम आ जाएगा बाद में। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया 5√5। सिमिलरली यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी कैलकुलेट कर लेंगे। वो हो जाएगा इस केस में स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो इस केस में ये क्या निकल के आ जाएगा, इस केस में ये निकल के आ जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। 9 प्लस 16 इज 25, 25 प्लस 49 इज 74। तो ये चीज निकल के आ जाएगी रूट ऑफ 74। चाहिए तो रूट ऑफ 74 भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख देना। ठीक है, अभी यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ऑल्सो ये क्या होता है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो यहाँ पे लिख दूंगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। दैट्स इट। मुझे बस चीजें सब्स्टिट्यूट करनी है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बदले लिख दूंगा मैं 5√5, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बदले √74 लिख दूंगा मैं इंटू कॉस थीटा। ये क्या बन जाएगा, a1 इंटू b1, सो 2 इंटू 3, 2 3 यहाँ पे 6 आ जाएगा, प्लस a2 इंटू b2 -11 इंटू -4 यहाँ पे 44 आ जाएगा, और a3 इंटू b3 सिंस a3 0 तो ये a3 b3 0 बन जाएगा। सो ये चीज कितने निकल के आ जाएगी, ये चीज बन जाएगी 50। सो यहाँ से कॉस थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा 50 अपॉन 5√5 इंटू √74। चलो अच्छी बात ये है कि 5 कैंसिल होकर यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चलो कर ही लेते हैं, √74 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही लेंगे, क्या आ जाएगा, 2 3 6 होता है 14, 2 7 था, चलो नहीं हो रहा एक्चुअली, 2 इंटू 37 नॉट पॉसिबल, आगे कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे ही छोड़ देंगे, इसे √74 के टर्म्स में ही छोड़ देंगे। सो ओवरऑल टीटा क्या आ रहा है, मैं टीटा को लिख सकता हूँ, टीटा इज नथिंग बट इट इज कॉस इनवर्स ऑफ 10 बाय, अच्छा √74 और √5 को मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। 5 इंटू 74 इंटू 5 क्या होगा, ये चीज नथिंग बट 740/2 हो जाएगी। 5 को मैं लिख रहा हूँ 10/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 7 0 370 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 370। सो ये है आपका टीटा। योर टीटा इज नथिंग बट कॉस इनवर्स ऑफ 10/√370। सब लोग को ये क्लियर है कि नहीं, ये बताओ मुझे एवरीवन। कौन सा स्पेशल केस होगा, सबसे पहला कि अगर आपके वेक्टर्स पैरेलल है, इफ वेक्टर्स आर पैरेलल। इसमें एग्जांपल दो, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के ही ले रहा हूं, आई मीन इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा कि ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर इज नथिंग बट a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ठीक है, ये आपके कुछ वेक्टर्स हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड योर बी वेक्टर विल बी b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक है, ये आपके वेक्टर्स हो गए हैं। सो अगर वेक्टर्स पैरेलल है, अगर वेक्टर्स पैरेलल है तो इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो रेशियो में होते हैं, वो सेम रेशियो में होते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इस केस में हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। एक सेकेंड, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये a1 अपॉन b1 लिख दो, a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3। दैट्स इट। आई मीन a का x कंपोनेंट अपॉन b का x कंपोनेंट इज इक्वल टू a का y कंपोनेंट अपॉन b का y कंपोनेंट इज इक्वल टू a का
z कंपोनेंट अपॉन b का z कंपोनेंट, तो वही a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3। ये कब होता है? जब हमारे दोनों वेक्टर्स पैरेलल है। अभी दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, दूसरा स्पेशल केस देख लेते हैं कि इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, कहना है से उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, हमें ये फॉर्मूला पता है कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल जो कि cos थीटा है, दैट इज गिवन बाय a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 द होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, अगर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, दैट मींस उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, और हमें ये पता है कि cos ऑफ 90 डिग्री 0 होता है। सो कहना है कि अगर मेरे वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो ये चीज भी 0 होनी चाहिए। सो अगर ये चीज 0 है तो मतलब हमारा न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। सो यहां से क्या रिजल्ट निकल के आ जाता है कि a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 ये 0 है। सो ये परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है और ये यहाँ पे पैरेलल होने की कंडीशन है। सो हमने कार्टेशियन सिस्टम में दो वेक्टर्स लिखे हैं, एक तो a वेक्टर लिखा और एक तो b वेक्टर लिखा है। अगर वेक्टर्स पैरेलल है तो ये वाली कंडीशन है a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3। बेसिकली जो आपके कंपोनेंट्स है वो सेम रेशियो में है। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उस केस में ये वाली कंडीशन है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 ये 0 होना चाहिए। सब लोग को इतना क्लियर है? अभी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल एकदम बेसिक क्वेश्चन दूंगा मैं, कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं दूंगा। सपोज योर ए वेक्टर इज गिवन बाय 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ठीक है, एंड योर बी वेक्टर इज गिवन बाय 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस सम कांस्टेंट m टाइम्स k कैप। मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर, इफ a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर, m की वैल्यू निकालो। आपके b वेक्टर का जो z कंपोनेंट है उसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। चलो बताओ मुझे कैसे करेंगे इसे। ठीक है, यहाँ पे हमने ऊपर ही पढ़ा था कि अगर स्पेशल केस में पढ़ा था, कहाँ पे गया स्पेशल केस, हाँ, कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो उनके जो कंपोनेंट्स है वो सेम रेशियो में होते हैं। लाइक इस केस में a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 शुड बी इक्वल टू a3 अपॉन b3। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे, रेशियो ले लेंगे। सो 2/4 इक्वल होना चाहिए 3/6 के, जो कि है, ये इक्वल होना चाहिए, इसमें z कंपोनेंट -1 है, -2/m के। तो ये तो सारे 1/2 1/2 1/2 है। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी -2। सब लोग को इतना क्लियर है यहाँ पे, यहाँ m कैसे आया? कुछ बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, कुछ बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, जो नॉर्मल रेशियो वाला है वही हमने अप्लाई किया, रेशियो वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी और एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। अभी एक परपेंडिकुलर एग्जांपल ले लेंगे, एग्जैक्टली सेम एग्जांपल। ठीक है, योर ए वेक्टर इज गिवन बाय 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 11k कैप, एंड योर बी वेक्टर इज गिवन बाय m टाइम्स i कैप माइनस 13j कैप प्लस 8k कैप। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है कि a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। सो m की वैल्यू बताओ। तो चलो ये एग्जांपल बताओ मुझे करके, वैल्यू बताओ क्या आएगी। एग्जैक्टली कैसे करना है इसे, यहाँ पे हमने कंडीशन देख लेंगे कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 ये 0 होता है। तो यहाँ पे वही कर देंगे 2m 2 इंटू m प्लस 3 इंटू -3 13 3 इंटू -13 प्लस -11 इंटू 8, ये 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा ये 2m 13 3 का कितना होता है? 39 होता है, और 11 8 का कितना होता है? 88 होता है, -88, ये 0 होना चाहिए। दैट मीन्स 2m की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? ये चीज हो जाएगी 88 प्लस 39। अभी 88 प्लस 39 जल्दी से बताओ मुझे कितना होना चाहिए?
17 171 ठीक है 127। सो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 127/2। अभी से अगर हम इवेलुएट करने जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, 10 और 2 5 जा। सो यहाँ से m की वैल्यू निकल के आ जाएगी 63.5। सो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि इस वाले वेक्टर में अगर m की वैल्यू 63.5 बन जाएगी सो तब a वेक्टर और b वेक्टर ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे एक दूसरे को। लिखो इतना। सो अभी वेक्टर प्रोडक्ट पे आते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट पे आते हैं। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं दो वेक्टर्स के बीच में, ये हो जाएगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है। अच्छा इसे वेक्टर प्रोडक्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट होता है वो एक वेक्टर होता है। जो हमने अभी तक डॉट प्रोडक्ट में सीखा था, डॉट प्रोडक्ट में क्या था कि जब भी दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा तो एक रिजल्टेंट क्वांटिटी एक स्केलर होती है। सो हमें डायरेक्शन से मतलब ही नहीं था, मैं इसमें डायरेक्शन से मतलब ही नहीं था। लेकिन इस केस में जब भी हम वेक्टर प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में तब डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो हमें डायरेक्शन भी कमेंट करना है। ठीक है। सो यहां पे मैं उसकी डेफिनेशन बता देता हूं। योर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। वहां पे हम कॉस थीटा करते थे, यहां पे हम साइन थीटा कर देंगे। अच्छा कहानी यहां तक खत्म नहीं हुई है। ठीक है, ये चीज बस मैग्नीट्यूड होती है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ये चीज उसकी मैग्नीट्यूड होती है। अभी डायरेक्शन कैसे मिलेगा, मैं इस जो मैग्नीट्यूड को एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे मैंने बताया था जो यूनिट वेक्टर होता है वो डायरेक्शन के लिए बेसिकली वो डायरेक्शन इंडिकेट करता है। सो इस क्रॉस प्रोडक्ट को डायरेक्शन इंडिकेट करेगा ये एन कैप, ये एन कैप। ठीक है, ये एन कैप जो है ये डायरेक्शन बताता है, ये डायरेक्शन बताता है। और ये एन कैप एग्जैक्टली होता क्या है, यहां पे मैं एन कैप का स्टेटमेंट लिख रहा हूं। अ यूनिट वेक्टर, अ यूनिट वेक्टर perpendicular to both a vector and b vector, a vector and b vector, satisfying right hand thumb rule, right hand thumb rule। तो देखो ये जो स्टेटमेंट अभी मैंने लिखा है, ये एन कैप के बारे में मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है। ये स्टेटमेंट एकदम प्रॉपरली समझना है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है यहाँ पे, एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ये क्या यूनिट वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है और ये सैटिस्फाइंग राइट हैंड थंब रूल है, ये एग्जैक्टली क्या है। तो यहाँ पे एक चीज देख लो, सपोज ये आपका ए वेक्टर है, सपोज ये आपका ए वेक्टर है एंड सपोज दिस इज योर बी वेक्टर, एंड सपोज दिस इज योर बी वेक्टर। ठीक है, और ये वाला जो प्लेन है, चलो मैं यहाँ पे किसी और कलर से बताता हूं। ये वाला जो प्लेन है इनके बीच में एंगल थीटा है, और ये वाला जो प्लेन है ये ए बी प्लेन है, इसे मैं लिख देता हूं ए बी प्लेन जो भी हो। सो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा बेसिकली दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके जो वेक्टर होगा वो ऐसा होगा सो दैट वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। ये कब पॉसिबल होगा, जब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ए बी प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो इस केस में आपका जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ना, ये कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस डायरेक्शन में। ये जो वेक्टर है ये ए बी प्लेन के परपेंडिकुलर है। सो ये साइमल्टेनियसली ए के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और बी के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो इस केस में ये ऐसा हो जाएगा, ये इसके भी परपेंडिकुलर है और ये बी के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस चीज को ऐसा मान लो, सपोज ये मेरा हाथ है, सपोज ये मेरा हाथ है। ठीक है, इसमें से ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर। सो ये ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होगा, ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये कैसा भी हो सकता है बेसिकली। ठीक है, अभी आप पूछोगे तो ऐसे तो दो डायरेक्शंस पॉसिबल है, एक तो ये वाले डायरेक्शन भी पॉसिबल है और ये वाले डायरेक्शन भी पॉसिबल है। बिकॉज अगर मैं एग्जैक्टली नीचे जाऊं, आई मीन सपोज ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है। सो ए वेक्टर का क्रॉस भी ऐसा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है, दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। सो यहाँ पे आ जाता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल होता क्या है, ए वेक्टर की तरफ अपने 4 फिंगर्स रखो, उसे बी की तरफ कर्ल करो। सो जिस डायरेक्शन में आपका थंब होगा वो डायरेक्शन में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होना चाहिए। सो इस केस में दिख रहा है हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं। सो ए की तरफ मेरे 4 फिंगर्स रखे, मैं बी की तरफ कर्ल कर रहा हूं। सो यार थंब शुड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सो ये आपका एक्चुअली एन कैप का डायरेक्शन होगा,
ये n कैप हो जाएगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a वेक्टर एंड b वेक्टर एंड सैटिस्फाइंग राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अगर यहां पे मैंने b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर कर दिया, तो ये कैसे करेंगे? b वेक्टर के पास में मेरे 4 फिंगर्स रखूंगा, मैं a की तरफ कर्ल करूंगा, सो जो मेरा थंब है अभी नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। ठीक है, सो यहां से एक रिलेशन हमें निकल के आ रहा है कि डॉट प्रोडक्ट में तो ये रिलेशन था, डॉट प्रोडक्ट में क्या रिलेशन था कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये तो b वेक्टर डॉट a वेक्टर के बराबर होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ये चीज सही नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये हो जाता है माइनस ऑफ b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। माइनस क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है कि b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर एग्जैक्टली उसके एंटी पैरेलल है, एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ पे ये एक माइनस का रिलेशन आ जाएगा। तो सब लोग को इतना क्लियर है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं और एन कैप क्या होता है। एक बार फिर से अच्छे से बता रहा हूँ कि जो राइट हैंड थंब रूल है एग्जैक्टली उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है। सपोज ये ऑरेंज वाला वेक्टर आपका ए वेक्टर है और ये ब्लू वाला वेक्टर आपका बी वेक्टर है, ये ऑरेंज वाला वेक्टर ए वेक्टर है और ब्लू वाला वेक्टर आपका बी वेक्टर है। ठीक है, सो अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं, ये दो वेक्टर्स कुछ ऐसे हैं, ये स्पेस में कहीं पे भी कैसे भी ओरिएंट हो सकते हैं। अगर सपोज मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अप्लाई कर रहा हूं, सो ए वेक्टर पे मैं 4 फिंगर्स रखूंगा, मैं इसे बी की तरफ कर्ल करूंगा। सो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरा थंब है वो पीछे की तरफ जा रहा है, सो मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ऐसा होगा, पीछे की तरफ रहेगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करने जाऊं, तो ये वाला बी वेक्टर है और ये वाला ए वेक्टर है, सो बी की तरफ मैं मेरे 4 फिंगर्स रखूंगा, मैं ए की तरफ कर्ल करूंगा, अभी दिख रहा है जो मेरा थंब है वो आगे तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो इस केस में मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ऐसे पॉइंट आउट करेगा, ये मेरा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगा। दिख रहा है यहाँ पे, ये ए के भी परपेंडिकुलर है, ये बी के भी परपेंडिकुलर है, और साथ ही साथ ये राइट हैंड थंब रूल भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये कैसे भी हो सकता है, ये ऐसे ऐसे कैसे भी हो सकता है, लेकिन देख लेंगे कि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। सब लोग को इतना क्लियर है अभी? तो मुझे बता दो। चलो ये तो हमने कर लिया, लेकिन व्हाट इफ कि अगर आपका कार्टेशियन सिस्टम में लिखा है, कार्टेशियन वे में लिखे आपके दोनों वेक्टर्स, तब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे इवैल्यूएट करना है? लाइक हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था कि a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, बहुत इजीली आ गया था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट इतना इजीली नहीं आएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं एग्जैक्टली करेंगे कैसे इस चीज को। ठीक है, सपोज योर ए वेक्टर इज गिवन बाय a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ठीक है, एंड योर बी वेक्टर इज गिवन बाय b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप प्लस b3 k कैप। ठीक है, सो हमें ये तो बहुत इजीली हमने यहाँ पे लिखा था कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर ये क्या होता है, ये तो हो जाएगा इस केस में a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ठीक है, अभी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, चलो यहाँ पे मैं क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिख देता हूँ, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ये बन जाएगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा एक, यहाँ पे लिख देंगे आई कैप जे कैप के कैप, और यहाँ पे जो पहला वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा a1 a2 और a3, और उसके नीचे आ जाएंगे b के कंपोनेंट जो कि है b1 b2 एंड b3, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे पता है कि आपको डिटर्मिनेंट होता क्या है ये पता नहीं, तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट होता क्या है? डिटर्मिनेंट एक अरेंजमेंट होता है, बेसिकली मैट्रिक्स होता है अरेंजमेंट। डिटर्मिनेंट तो हमें वैल्यू इवैल्यूएट करनी होती है। एग्जांपल बता देता हूं मैं। एग्जांपल, एक तो 1 क्रॉस 1 वाले डिटर्मिनेंट होते हैं। 1 क्रॉस 1 मतलब सिर्फ उसमें एक ही नंबर है, फॉर एग्जांपल 3, तो इसका आंसर 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके 2 क्रॉस 2 वाले डिटर्मिनेंट्स होते हैं। 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट्स कुछ ऐसे दिखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी एंड डी, ए बी सी और डी। ठीक है, सो इसे कैसे इवैल्यूएट करेंगे? दिख रहा है यहाँ पे दो रोज है और 2 कॉलम्स है, तो ये 2 क्रॉस 2 वाले डिटर्मिनेंट्स है। सो इन्हें कैसे इवैल्यूएट करेंगे? सिंपल है, सबसे पहले ये मल्टीप्लाई करो, उसके बाद ये मल्टीप्लाई करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। सो क्या हो जाएगा, ये a इंटू डी माइनस बी इंटू सी। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, 2571,
डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 2 इंटू 1 माइनस फिर 7 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 35, सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -33। ठीक है, सिमिलरली चलो मुझे 2-3 इवेल्युएट करके बताओ, 5 7 1 3 और इसके बाद 2 8 1 11, उसके बाद 14 13 7 एंड 0। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 वाले इंटीग्रल्स मुझे इवैल्यूएट कर, सॉरी इंटीग्रल्स ने डिटर्मिनेंट्स मुझे इवैल्यूएट करके बताओ जरा, लेट मी सी, एक बार सॉल्व कर लेते हैं सबको कैसे हो जाएगा। ये चीज होगा, हो जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 7, तो ये यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे निकल के आ जाएगा 5 3 जा 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 5 0 15, 15 माइनस 7 देख रहे हैं हम, 8 हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे ये वाला इवेल्युएट कर लेते हैं, ये चीज बन जाएगा 2 इंटू 11, 2 इंटू 11 माइनस 1 इंटू 8, 2 इंटू 11 माइनस 1 इंटू 8, तो 2 11 का कितना होता है 22, 22 में से हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 22 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 14, सही है, डिटरमिनेंट आ जाएगा। इसके बाद ये तीसरा वाला भी कर लेते, ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले 14 इंटू 0 करना पड़ेगा, सो 14 इंटू 0 माइनस 7 इंटू 13, तो 14 इंटू 0 तो एनीवे 0 होता है, और यहाँ पे माइनस आंसर आ जाएगा, 7 इंटू 13 कितना होता है 91, तो आपका यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -91। तो ये आपके आंसर्स है, सब लोग को इतना क्लियर है। ये 2 क्रॉस 3 2 हो गए, अभी 3 क्रॉस 3 देखते हैं। ठीक है, अच्छा देखो कैसे करना है ना, यहाँ पे मैं इन जनरल बता देता हूँ। सपोज एक 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट, इसमें 3 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे, आपके 3 रोज और 3 कॉलम्स। ठीक है, तो इस केस में आ जाएगा, सपोज मैं लिख देता हूँ ए बी सी, ठीक है, कुछ मैंने ऐसा लिख दिया। तो सबसे पहले करना क्या है ना, सबसे पहले ऊपर वाली रो पकड़नी है, ऊपर वाली रो पकड़ने, अच्छा अलग वे भी होते हैं इसके, वो बाद में मैथ में डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे जो फिजिक्स में रिक्वायर्ड है जितना वो बता दूंगा। सबसे पहले ऊपर वाला रो पकड़ना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ए को पकड़ लिया है, ए को पकड़ लिया। ठीक है, सो क्या करना है, वो ए का रो और ए का कॉलम ढक लो। ए का कौन सा रो है, ए का ये वाला रो है, और ए का कौन सा वाला कॉलम है, ए का ये वाला कॉलम है। ठीक है, इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को ढक लो। ठीक है, सो अभी कौन सा डिटर्मिनेंट बच रहा है, कहना है इसे ये वाला डिटर्मिनेंट बच रहा है, ई एफ एच आई, ये वाला डिटर्मिनेंट बच रहा है। ठीक है, सो ये अपने माइंड में रखो। ठीक है, ऐसे करते बैठोगे तो बहुत खराब कर दोगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ए को पकड़ा है, सो ए को मल्टीप्लाई किससे करूंगा, जो डिटर्मिनेंट बच गया उससे करूंगा। सो इसमें मैं ई एफ एच और आई, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बी वाले को पकड़ो, बी वाले को पकड़ो। ठीक है, अभी उसका करस्पॉन्डिंग रो और उसका करस्पॉन्डिंग कॉलम देख लो। फॉर एग्जांपल ये उसका करस्पॉन्डिंग रो हो गया, ये बी का रो हो गया। ठीक है, और ये बी का कॉलम हो गया। ये साइज मुझे आपका आंसर मिल गया। ठीक है, बी का रो हो गया और बी का कॉलम हो गया। ठीक है, अभी कौन सा डिटरमिनेंट बच रहा है, डी जी एच एफ और आई, ये वाला डिटरमिनेंट बच रहा है। सो माइंड में ऐसे रखना है, उसका रो लो, उसका कॉलम लो, उसको एलिमिनेट कर दो, बाद में जो बच रहा है वो डिटरमिनेंट लिख दो। सो इस केस में क्या बच रहा है, डी जी एफ और आई बच रहा है। सो इसे मैं हटा देता हूं यहाँ पे। सो बी टाइम्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी जी एफ और आई। ठीक है, अभी लास्ट में कौन सा एलिमेंट बच रहा है, लास्ट में सी एलिमेंट बच रहा है। ठीक है, तो सी का कौन सा रो हो गया, ये सी का रो हो गया, और सी का कौन सा कॉलम हो गया, सी का ये वाला कॉलम हो गया। तो यहाँ पे कौन सा डिटरमिनेंट बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है डी जी ई और एच, यहाँ पे बच रहा है डी जी ई और एच। तो मैं सी को मल्टीप्लाई कर दूंगा इस जो उसका डिटरमिनेंट बच रहा है उससे, तो यहाँ पे आ जाएगा डी जी ई और एच। अच्छा,
ए के साथ और सी के साथ प्लस साइन आता है और बी के साथ माइनस साइन आता है, प्लस माइनस प्लस, ये ऐसे पैटर्न याद रखो। तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, यहाँ पे एक प्लस आ जाएगा, दैट्स इट। सो ये होता है आपका डिटर्मिनेंट। ये 2x2 वाले को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। अभी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए टाइम्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 2x2 तो हमें पता है, ई आई माइनस एच एफ, तो ये बन जाएगा ई आई माइनस एच एफ, माइनस बी टाइम्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी आई माइनस जी एफ, प्लस सी टाइम्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एच माइनस जीई, दैट्स इट। सो ये आपका डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएशन होता है। सब लोग को ये इतना क्लियर है, इन जनरल क्लियर है सब लोग को? हाँ सर। तो यहाँ पे कुछ भी एग्जांपल ले लो, 2 3 1 1 5 7 2 -3 और 4, ठीक है, ऐसा कुछ डिटर्मिनेंट है। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं 2 को पकड़ूंगा, सबसे पहले मैं 2 को पकड़ूंगा। सो 2 का रो और 2 का कॉलम मैं एलिमिनेट कर दूंगा। कौन सा डिटर्मिनेंट बच रहा है, ये वाला डिटर्मिनेंट बच रहा है, 5 7 -3 और 4, ये वाला डिटर्मिनेंट बच रहा है। सो कैसे होगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट के साथ। सो यहाँ पे आ जाएगा 7 5 7 -3 एंड 4, ठीक है। उसके बाद मैं ये 3 वाला एलिमेंट पकड़ूंगा। 3 वाला एलिमेंट कौन सा है, उसका करस्पॉन्डिंग रो कौन सा, ये उसका करस्पॉन्डिंग रो है और ये उसका करस्पॉन्डिंग कॉलम है। कौन सा डिटर्मिनेंट बच रहा है, 1 7 2 और 4, ये वाला डिटर्मिनेंट बच रहा है। तो इस केस में मैं 3 पकड़ूंगा, 3 के साथ क्या आ जाएगा, 3 के साथ आ जाएगा 1 7 2 और 4। उसके बाद मैं ये 1 पकड़ूंगा, 1 का करस्पॉन्डिंग रो एंड 1 का करस्पॉन्डिंग कॉलम, ये वाला डिटर्मिनेंट बच गया। सो 1 के साथ में वो मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे 1 के साथ क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट 1 5 और 2 एंड -3। और हमें ये पता था कि इस ये प्लस रहता है, ये माइनस रहता है, यहाँ पे प्लस रहता है। तो यहाँ पे मुझे माइनस डालना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस डालना पड़ेगा, ये तो प्लस है ही, दैट्स इट। बस अभी इसे इसके जो मिनी डिटर्मिनेंट्स है वो इवैल्यूएट कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 4 -7 इंटू -3। ये एक्चुअली हमेशा पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस नहीं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। फिर आ जाएगा -3 टाइम्स, अंदर क्या आ जाएगा, 1 इंटू 4 -2 इंटू 7, ठीक है, प्लस 1 टाइम्स, अंदर क्या आ जाएगा, 1 इंटू -3 -2 इंटू 5, दैट्स इट। अभी चलो इवैल खोल लेते हैं इस चीज को। 2 टाइम्स, अंदर क्या आ जाएगा, 5 4 20 20 -7 -3 इज 21। सो 20 प्लस 21 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 41 आ जाएगा। -3 टाइम्स, अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 4 -14, तो यहाँ पे -10 आ जाएगा। प्लस 1 टाइम्स, इसके अंदर क्या आ जाएगा, -3 -10, -3 एंड -10, ठीक है। -3 -10 कितना होता है, -13, तो यहाँ पे आ जाएगा -13। तो आपका ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, 2 इंटू 41 कितना हो जाएगा, 82, प्लस -3 इंटू -10 इज 30, -13। सो ये कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे, 82 92 102 112, 112 में से 13 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो कितना बचेगा, 99। सो इसका आंसर आ जाएगा 99। तो सब लोग को इतना क्लियर है कि हमने डिटर्मिनेंट कैसे इवैल्यूएट किया है। तो हमें इतना पता है कि सपोज कोई ए वेक्टर है विच इज गिवन बाय a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और आपका कोई बी वेक्टर है, इट इज गिवन बाय b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने बताया था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये होता है, हमें ये डिटर्मिनेंट से इवैल्यूएट करना पड़ता है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, जो सबसे पहला रो होता है उसमें हम लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप, तो आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा a1 a2 a3, उसके नीचे आ जाएगा b1 b2 एंड b3, दैट्स इट। सो ये एग्जैक्टली होगा क्या, सबसे पहले यहाँ पे मैं ये फर्स्ट आई पकड़ूंगा, ये मैंने फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ लिया। सो इसका करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट कौन सा है, इसका करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट ये वाला है,
ठीक है, जब मैं इसका रो और इसका कॉलम एलिमिनेट करता हूँ, तो ये वाला डिटरमिनेंट बच रहा है, तो मुझे ये आई को ये वाले डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा A2 A3 एंड देन वी हैव B2 B3। उसके बाद मैं J को पकड़ूंगा, मैं J वाले एलिमेंट को पकड़ूंगा, मैंने इसे पकड़ लिया, सो इसका करस्पॉन्डिंग रो और इसका करस्पॉन्डिंग कॉलम मैंने हटा दिया, बच रहा क्या है A1 B1 A3 B3, ये चीजें बच रही है। सो इस केस में क्या आ जाएगा, ये वाला डिटरमिनेंट डाल देंगे A1 A3, उसके बाद B1 B3, दैट्स इट। फिर तीसरा क्या आ रहा है, के कैप वाले एलिमेंट को पकड़ा, इसका रो और इसका कॉलम एलिमिनेट कर लिया, कौन सा डिटरमिनेंट बच रहा है A1 A2 B1 B2, A1 A2 एंड B1 B2। तो ये वाला डिटरमिनेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया A1 A2 B1 एंड B2। ठीक है, सो ओवरऑल ये चीज क्या हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी आई कैप टाइम्स A2 B3 माइनस B2 A3। ठीक है, A2 B3 माइनस B2 A3, वही चीज बेसिकली जो नॉर्मल 2x2 में करते वही। और यहाँ पे चलो माइनस प्लस तो मैंने लिखना भूल ही गया, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो जे के साथ एक माइनस आएगा, बाकी के साथ प्लस प्लस आ जाएगा। सो माइनस जे कैप टाइम्स यहाँ पे क्या आ जाएगा A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस के कैप टाइम्स क्या आ जाएगा, के कैप टाइम्स आ जाएगा A1 B2 माइनस B1 A2। सो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि जो डिटर्मिनेंट्स के वैल्यूज है या फिर जो डिटर्मिनेंट्स है वो हम ऐसे क्यों याद रखते हैं, जो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है वो हम ऐसे क्यों याद रखते हैं। बिकॉज देखो ये वाला याद रखना ज्यादा इजी है कि ये वाला, ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट के फॉर्म में बहुत इजीली से याद कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, और बाद में जैसे नॉर्मल हम डिटर्मिनेंट्स इवैल्यूएट करते हैं वैसे ही इवैल्यूएट करना है। सब लोग को ये क्लियर है कि वेक्टर्स में कैसे इवैल्यूएट करना है, हाँ या ना एवरीवन। एक एग्जांपल देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का, कुछ भी ले लो, ए वेक्टर ले लिया हमने 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, और हमने बी वेक्टर देख लिया, बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा सपोज i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। और पूछा क्या गया है, एकदम ऑब्वियस सा सवाल है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बताओ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बताओ। सो हम सिंपली फॉर्मूला से जाएंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सबसे पहले जो टॉप का रो होता है उसमें तो आई कैप जे कैप के कैप आता है, सो आई कैप जे कैप एंड के कैप। फिर उसका जो सेकंड रो होता है उसमें ए के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, सो ए के कंपोनेंट्स क्या है 3 माइनस 2 और 4। सिमिलरली बी के कंपोनेंट्स क्या है, बी के कंपोनेंट्स है 1 4 एंड माइनस 2। सो हमें करना कुछ नहीं, सिर्फ ये जो डिटर्मिनेंट है ये इवेल्युएट करना है। सो आई कैप के साथ क्या आ जाएगा, सपोज मैंने आई कैप वाले को पकड़ा, तो उसका रो और उसका कॉलम एलिमिनेट कर दो, ये वाला डिटर्मिनेंट बच रहा है -2 4 4 और -2 वाला, ठीक है। सो वो वाला डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिख, चलो मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ही लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिख दूंगा -2 4 4 एंड -2, ठीक है। फिर जे कैप के साथ, जे कैप के साथ क्या करेंगे, जे कैप वाला रो और उसका कॉलम एलिमिनेट कर देंगे, बचेगा 3 4 1 एंड -2। देखो प्रैक्टिस के साथ ये बहुत फास्ट हो जाएगा आपका भी। फिर के कैप है, के कैप के साथ क्या पकड़ेंगे, के कैप के साथ 3 -2 1 एंड 4, दैट्स इट, आप के साथ पकड़ लोगे। सो ओवरऑल क्या आ जाएगा, ये ओवरऑल ये आ जाएगा आई कैप टाइम्स -2 इंटू -2 -2 इंटू -2 माइनस ऑफ 4 इंटू 4, ये आई के साथ आ रहा है, यहाँ पे माइनस लग जाता है, यहाँ पे प्लस लग जाता है, माइनस जे कैप टाइम्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू -2 -4 इंटू 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा के कैप टाइम्स क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 माइनस ऑफ 1 इंटू -2, दैट्स इट। बस अभी आगे इवेल्युएट करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आई कैप टाइम्स -2 इंटू -2 इज नथिंग बट 4 एंड 4 इंटू 4 इज नथिंग बट 16, तो 4 -16, माइनस जे कैप टाइम्स यहाँ पे क्या आ जाएगा -6 -4 प्लस के कैप टाइम्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 4 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। सो ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है ये हो जाएगा -12 आई कैप
देन -6 -4 इज -10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा +10 J कैप, एंड देन 12 + 2 इज 14 +14 K कैप, दैट्स इट। सो आपको दिख रहा होगा कि जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है वो भी एक वेक्टर है, एंड दैट्स द रीजन इसे वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो सब लोग को इतना क्लियर है?